नमस्कार बच्चों। आज अब तक हमने जो किया है वो शीत युद्ध के विभिन्न कारण किए थे। क्या क्या कारण थे शीत युद्ध के विश्व में। आज हम शीत युद्ध के शीत युद्ध के दौरान होने वाली विभिन्न जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध एक्चुअली अगर पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं तो शीत युद्ध के बहुत सारे चरण रहे हैं। शीत युद्ध में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट शीत युद्ध को 6 चरणों में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली चरण मीन्स स्टेजेस ऑफ कोल्ड वॉर शुरुआती दौर में थोड़ा कम था और धीरे धीरे उसमें उग्रता आती चली गई। शीत युद्ध तेज़ होता चला गया। एक समय ऐसा था जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि इट कैन एनी टाइम इनवाइट अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देश, क्योंकि अब किसी और वॉर को इनवाइट नहीं कर सकते थे, उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि अब ये और कोई वॉर झेलें, तो धीरे धीरे समझौते हुए उनमें आपसी समझौते, क्योंकि दोनों बराबर के शक्तिशाली राष्ट्र थे, दोनों में बराबर के विध्वंसक राष्ट्र थे। अगर एक राष्ट्र विध्वंस कर सकता था तो दूसरा बराबर से विध्वंस कर सकता था उसमें। तो दोनों में समझौते हुए और समझौते के फलस्वरूप शीत युद्ध में थोड़ी सी कमी आई और शीत युद्ध का डाउनफॉल भी हम देखते हैं। और उसके बाद एक सेकंड कोल्ड वॉर फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखता है, जब दोनों तरफ बहुत कट्टर हेड्स ऑफ द स्टेट्स आए थे और लास्ट में कुछ ऐसे घटनाक्रम बने जहाँ पर 1991 में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी कि क्या रीज़न था कि विश्व युद्ध शीत युद्ध सेकंड स्टेज में आकर 1991 में शीत युद्ध ख़त्म हो गया था और उसके क्या क्या रिज़ल्ट्स थे। तो हम अभी शुरू करते हैं शीत युद्ध के दौरान होने वाली विभिन्न इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स या घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो हम चरण वाइज अगर हम करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है, जो पहला चरण है, वो चरण है 1917 से 1945 का। 1917 यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिससे सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई थी। वहीं से इनॉग्रेट या बीजारोपण हो चुका था शीत युद्ध का, कि एक दुनिया को एक नई आइडियोलॉजी मिली थी और वो कट्टर आइडियोलॉजी थी और बिल्कुल एक चैलेंज की तरह थी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की और स्पेशली अमेरिका के, और सुपर पावर की क्लेमेंट बन चुकी थी सोवियत संघ। तो 1917 में जो उग्र विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आई थी उसने शीत युद्ध का बीजारोपण या इनॉग्रेशन कर दिया था। तो फर्स्ट अगर चरण हम 1917 से 45 जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की घटनाएं हैं, उन घटनाओं की अगर हम चर्चा करें तो शीत युद्ध का परिचय दुनिया को मिल चुका था। उसमें सबसे पहले जो घटनाएं जो थी वो थी सेकंड फ्रंट वाली जो घटना, जो हमने कारणों में भी की है कि सोवियत संघ वांटेड अ सेकंड फ्रंट अगेंस्ट जर्मनी, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसको टालते रहे और सोवियत संघ का एटीट्यूड थोड़ा सा ऐसा बना कि ये तीनों राष्ट्र उसकी सहायता या उसके साथ नहीं हैं और धीरे धीरे वो इनसे दूर होता चला गया। नेक्स्ट बहुत सारा ऐसा घटनाक्रम था जहाँ पर सोवियत संघ ने कुछ संधियों के, कुछ पैक्ट्स के, कुछ प्रोमिसेस के उल्लंघन किए और अपनी सेनाएं बहुत सारी ऐसी जगहों पर डिप्यूट कर दी जहां पर से उसने अपनी सेनाएं हटाई नहीं और वहां पर साम्यवादी तत्वों को संरक्षण देने लगा। और 45 में जब ये फर्स्ट चरण ख़त्म होता है तो वो अणुबम के आविष्कार से ख़त्म होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की ट्विन सिटीज़ पर अणुबम का प्रयोग किया था और ये फर्स्ट स्टेज है शीत युद्ध की शुरुआत का। और यहीं से जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अणुबम का आविष्कार हुआ तो शीत युद्ध एक्चुअली ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब दोनों कंट्रीज़ आपस में एक रेस फॉर आर्मामेंट की शुरुआत हो जाएगी और एक और युद्ध का इनॉग्रेशन विश्व में हो सकता है। एक युद्ध ख़त्म हुआ है लेकिन वो युद्ध एक्चुअली अगर फिज़िकल स्टेट्स में ख़त्म हुआ है तो वो मेंटल स्टेट में वो युद्ध फिर भी जारी रहेगा। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेज आता है 1946 से 1953।
1946 से 1953 जो सेकेंड स्टेज है उसमें हम एक्चुअल शीत युद्ध को देखते हैं फिज़िकली होता हुआ। शीत युद्ध में उग्रता या शीत युद्ध जो उसका जो उग्र चरण है वो उसकी शुरुआत हम सेकेंड चरण में देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम माने तो चर्चिल ने फुलटन नाम की एक जगह में अमेरिका में एक भाषण दिया था 1946 में। 5 मार्च 1946 में चर्चिल का एक विवादास्पद भाषण था जिसने डायरेक्ट हिट किया था सोवियत संघ को, और उसने ये कहा था कि हमें तानाशाह के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की संस्थापना को रोकना चाहिए। यानी कि ये एक डायरेक्ट हिट था सोवियत संघ के लिए कि साम्यवादी आइडियोलॉजी एक तानाशाही आइडियोलॉजी है। वी आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, हम डेमोक्रेसी का प्रचार कर रहे हैं। तो इस तानाशाही जो विचारधारा है इसको अमेरिका ने जिम्मेदारी ली कि हमें इसे रोकना होगा। नेक्स्ट जो घटना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जिसका PDF भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 12 मार्च 1947 को एक योजना या एक डॉक्ट्रिन या सिद्धांत अपने नाम से जारी किया, और इस डॉक्ट्रिन के अनुसार अमेरिका ने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका को सुरक्षा संकट माना जाए, वो मानेगी उसको, और वो है उसको रोकने का भरसक प्रयास करेगी। और इसके तहत अमेरिका ने यूनान, टर्की और ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे से बचाने के लिए बहुत सारी आर्थिक सहायता प्रदान की, और इसके तहत यूनान को $25 करोड़ और टर्की को $15 करोड़ की आर्थिक सहायता अमेरिका ने देने की घोषणा करी। तो ये जो इकोनॉमिक हेल्प के नाम पर अमेरिका इन कंट्रीज़ को जो दे रहा था वो एक्चुअली साम्यवाद के प्रसार या साम्यवादी तत्वों को वहाँ पर स्थापित होने से रोकने के लिए एक योजना थी। नेक्स्ट इसी के तहत एक और प्लानिंग, एक और योजना, एक और डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, ये भी मैंने PDF आपके साथ शेयर किया है। मार्शल डॉक्ट्रिन, मार्शल वाज अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव थे अमेरिका के। उन्होंने 23 जून 1947 को ये कहा था कि हमें तत्काल यूरोप के पुनरुद्धार, रिहैबिलिटेशन ऑफ यूरोप करना चाहिए, और इसके आड़ में अमेरिका ने यूरोप को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। और इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से 52 तक 4 वर्षों की अवधि में पश्चिमी यूरोप देशों को लगभग $12 अरब की आर्थिक सहायता भी दी। और ये वही इसके पीछे जो हिडन टास्क था वो यही था कि आर्थिक सहायता के नाम पर वो साम्यवाद के प्रसार प्रचार या साम्यवादी तत्वों को रोकने का प्रयास कर रहा था। बर्लिन की नाकेबंदी हमने शीत युद्ध के कारणों में भी की है कि सोवियत संघ ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हुए पैक्ट का उल्लंघन करते हुए बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी थी, सीज ऑफ बर्लिन इसको कहते हैं, और आधे बर्लिन पर आधिपत्य कर लिया था। इसके तहत जो इसका रिज़ल्ट हुआ वो था जर्मनी का विभाजन। बर्लिन वाज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, और जर्मनी का विभाजन हुआ, और इसके तहत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के तहत जो संरक्षित जर्मन राज्य था उसका एकीकरण कर दिया गया। और 21 सितंबर 1949 को जर्मन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या संघीय जर्मन गणराज्य का उदय हुआ। और जो पार्ट सोवियत संघ के अंडर था उसमें 7 अक्टूबर 1949 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो साम्यवादी प्रदेश बना, जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य का जन्म हुआ, और अंततः जिसको हम पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी कहते हैं, उसके तहत जर्मनी का डिवीज़न हो गया। और दैट वाज एक्चुअली एग्रेवेटिंग कोल्ड वॉर, वो कोल्ड शीत युद्ध को और ज़्यादा उग्र बना रहा था। नेक्स्ट जो घटना थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है जिसने एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया शीत युद्ध का, जो थी नेटो की स्थापना। NATO एब्रीविएशन है इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संधि थी ये एक सैनिक संधि थी और जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था। और 1949 में अमेरिका
ने ये कहा था कि इस संधि पर जो भी सदस्य राष्ट्र हस्ताक्षर करेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशक्त आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और स्पेशली अमेरिका के विरुद्ध वो आक्रमण समझा जाएगा, और ऐसे आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से या अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति की स्थापना करने के लिए ये सभी राष्ट्र उस आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे। तो नेटो की स्थापना हुई और एक सैनिक संधि के रूप में वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सेनाएं मानसिक रूप से तैनात कर दी गई और सोवियत संघ के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया गया कि सोवियत संघ अगर प्रचार प्रसार करता है तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई संभव है। नेक्स्ट जो घटना हुई थी सेकंड चरण की ही, अभी सेकंड चरण ही चल रहा है, जो चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होना। चाइना में 1949 में जो राष्ट्रवादी चाइनीज़ सरकार थी वो हटाकर चाइना में ऑफिशियली साम्यवाद की स्थापना हो गई, जिसको अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी उसको रिकग्नाइज़ या उसको मान्यता नहीं दी थी। काफ़ी सालों बाद अमेरिका ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकग्निशन दी थी, लेकिन शुरुआत में वो नेशनलिस्ट चाइना जो रेड फार्मोसा है उस एरिया को ही चाइना मानता था, क्योंकि उसे पता था अमेरिका को कि इसमें अगर साम्यवाद की स्थापना होकर इसको रिकग्नाइज़ कर दिया गया तो सोवियत संघ के साथ मिलकर एक और महाशक्तिशाली राष्ट्र उसके विरुद्ध, उसके सामने, उसके कंटेस्टेंट चैलेंज के रूप में उसके सामने खड़ा हो जाएगा और उससे फिर दोनों ही स्तर पर दोनों ही कंट्रीज सोवियत संघ और चाइना से मुकाबला करना पड़ेगा। नेक्स्ट घटना थी कोरियन वॉर्स, कोरियाई युद्ध। कोरिया भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में डिवाइडेड था और नॉर्थ कोरिया जो कि साम्यवादी जिसमें तत्व थे उसने साउथ कोरिया पर आक्रमण कर दिया था। ये 4 साल चलने वाले इस युद्ध में साउथ कोरिया को अमेरिका ने हेल्प करी और नॉर्थ कोरिया को सोवियत संघ ने हेल्प करी। तो एक्चुअली डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली किसी दूसरे देश के वॉर में या युद्धों में शामिल होकर लड़ा जाने वाला युद्ध भी शीत युद्ध में उग्रता लाने के लिए काफ़ी था। तो ये था सेकंड चरण। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं शीत युद्ध के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।